गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर एक बार। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मनु के प्रशासनिक विचार यानी प्रशासन संबंधी विचार। देखिए, मनु ने कौटिल्य और शुक्र की भांति, अभी हमने पढ़ा नहीं इन दोनों विचारकों को, अभी हमें पढ़ना है इन्हें, इन दो विचारकों की तरह विस्तृत उल्लेख नहीं किया है अपने प्रशासन संबंधी विचारों का, लेकिन यत्र तत्र जहाँ प्रसंगवश उन्होंने प्रशासन संबंधी विचार भी अभिव्यक्त किए हैं। क्योंकि राजा को जो काम, विस्तृत कार्य क्षेत्र राजा का है या राज्य का है, उसको पूरा करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। तो उस प्रशासनिक ढांचे में कौन कौन अधिकारी या संगठन होंगे उसका विवरण दिया है सबसे मनु ने। एक तो जैसे मैंने लिखा है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी तथा निकाय। कौन कौन से निकाय होंगे? देखिए, सबसे पहले तो राजा है, जो कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र है। सारी शक्तियां राजा में हैं, वहीं से निकलती हैं, चाहे वो न्याय की शक्ति हो, चाहे प्रशासन की शक्ति हो, सब शक्तियां राजा से निकलती हैं। तो राजा प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र है। उसके नीचे फिर मंत्री परिषद थी, जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं, अभी पिछले टॉपिक हमारा मंत्री परिषद का था। और उन मंत्रियों के नीचे फिर विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होंगे। मनु ने बताया, राजा से कहा है कि भाई उत्साही आलस्य रहित लोगों को जो है अध्यक्षों के रूप में नियुक्त करे, जो विभिन्न विभाग जो होंगे शासन के, उनकी देखभाल करेंगे। मनु ने एक परिषद का भी उल्लेख किया है, जो कानून और नीति निर्माण का कार्य करेगी। इसमें विद्वान लोगों को उसका सदस्य बनाए जाने का प्रावधान था। और विद्वान किसे माना गया? जो 3 वेदों का ज्ञाता हो, कम से कम 3 वेदों की जानकारी जिसे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को उस परिषद में नियुक्त करने की बात थी। चौथा, सेना की बात की उन्होंने। सेनापति के अधीन रहेगी। सेना के महत्व की हम चर्चा कर चुके हैं पहले। और उसके बाद दूत व्यवस्था की बात की है, और यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था को भी हम लिख सकते हैं। दूत और गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था उन्होंने बताई है। नेक्स्ट चीज जो है मनु ने बताया है, विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन। ये 2 शब्द हैं, देखिए, अलग अलग। विकेंद्रीकरण का तो मतलब होता है कि जो शक्ति दे दी है वो आप वापस नहीं ले सकते। प्रत्यायोजन का मतलब है जो आप शक्ति आपकी है, लेकिन आपने प्रयोग करने के लिए किसी और को दे दी उस शक्ति को, क्योंकि आपके पास समय नहीं है या जो भी कारण हो, किसी कारण से आप किसी को शक्ति देते हैं और आप उससे वापस भी लेने की स्थिति में होते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। और विकेंद्रीकरण का मतलब जो आपने दे दी वो दे दी, वो उसी की शक्ति रहेगी जिसको दे दी, वही जिम्मेदार है उसके लिए। तो मनु ने प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण की बात की है, क्योंकि राजा का कार्यभार बहुत अधिक होता है, सारे काम वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करना चाहिए। अपने अधीनस्थ अधिकारियों और मंत्रियों को अपनी शक्ति देनी चाहिए का प्रयोग करने के लिए, लेकिन उनका सुपरविजन यानी उनका पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्यायोजित शक्ति के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। अगर न्यायाधीश किसी मामले में अन्याय करता है तो उसका दोष राजा को भी लगता है, 1/4 हिस्सा दोष का राजा को लगता है, ऐसा मनु कहते हैं। इसलिए आप प्रत्यायोजन करके शक्तियों का निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि मैंने उसको दे दिया, वो जाने, उसका काम जाने, ऐसा नहीं। जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि अंतिम रूप में जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप उस शक्ति के प्रयोग को देखते रहें। नेक्स्ट है सब प्रादेशिक तथा स्थानीय प्रशासन। देखिए, प्रत्यायोजन और जो विकेंद्रीकरण का मामला है वो प्रादेशिक प्रशासन में सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। मनु ने राज्य को 2 भागों में बांटा है, जैसे हम पहले भी चर्चा करते चुके हैं इस बात की। पुर और राष्ट्र। राष्ट्र प्रकृतियां देखी थी हमने 2। पुर माने शहरी प्रशासन और राष्ट्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो पुर के प्रशासन के लिए मनु ने प्रावधान किया, गांवों के प्रशासन के लिए भी अलग अलग प्रावधान उन्होंने किए हैं, अलग अलग अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था उन्होंने की है। जैसे पुर की बात करें तो पुर के प्रशासन के लिए एक
अधिकारी को नियुक्त करने की बात की है मनु ने, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखे, जनता की गतिविधियों को देखता रहे, अधिकारी कर्मचारियों की गतिविधियों को देखता रहे, यानी वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ये सब वो देखता रहे, उसकी जिम्मेदारी है। और जनता का जो कर्तव्य है राजा के प्रति कर वगैरह देना, वो सब उसको प्राप्त करता रहे उनसे, ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र माने ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन की व्यवस्था की बात की है और विकेंद्रित प्रणाली की बात की है, यानी शक्तियां नीचे तक दी हुई हैं। मनु ने गांव को राष्ट्र की प्रशासनिक इकाई के रूप में महत्व प्रदान किया है। गांव जो है वो आधारभूत इकाई है राष्ट्र के प्रशासन की। हर गांव में मनु के अनुसार एक अधिकारी होगा जिसका नाम रखा गया था रक्षक। हर गांव में जो रक्षक है उसके 2-3 काम हैं मुख्य रूप से। एक तो वो कर प्राप्त करेगा जनता से, दूसरा वहाँ कानून व्यवस्था की देखभाल करेगा और वहाँ की जो भी रिपोर्ट होगी वो आगे अपने से उच्च अधिकारी को देगा। मनु के अनुसार हर गांव का जो रक्षक है वो 10 गांव के रक्षक के अधीन होगा। 10 गांव का रक्षक 100 गांव के अधीन के रक्षक के अधीन होगा और 100 गांव का रक्षक 1000 गांव के अधीन होगा। यानी इस प्रकार से एक विकेंद्रित प्रणाली है। 10 गांवों को मिलाकर के एक अलग रक्षक है, 100 गांवों पे अलग रक्षक है और 1000 गांवों पे अलग रक्षक है, और नीचे से रोज रिपोर्ट्स आती रहेंगी। उन रिपोर्ट्स को राजा तक पहुंचाने का काम इन रक्षकों का होगा। इसी तरह से प्रादेशिक और जो स्थानीय प्रशासन है उसके निरीक्षण की भी लिए अलग से मंत्री को नियुक्त किए जाने का प्रावधान मनु ने किया है। इससे पता चलता है कि प्रादेशिक प्रशासन का कितना महत्व था मनु के लिए। उन्होंने उसको बहुत महत्व दिया और कहा इसकी देखभाल के लिए अलग से मंत्री होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण। देखिए मनु ने कौटिल्य के भांति विस्तृत विवरण नहीं दिया है यहाँ भी कि कैसे ये नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन नियंत्रण की आवश्यकता का प्रतिपादन किया मनु ने। मनु कहते हैं कि भाई कर्मचारियों और अधिकारियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है, उनके कार्यों की निगरानी करना आवश्यक है। मंत्रियों का एक मुख्य काम यही बताया था मंत्री का मनु ने कि वो कर्मचारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करता रहे, कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं, जनता को तंग तो नहीं कर रहे, जनता से रिश्वतखोरी में तो लिप्त नहीं है। और मनु ने कहा है कि जो कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेता हो जनता से, उसकी संपत्ति जब्त करके उसको दंडित करना चाहिए राजा को। ऐसा मनु ने प्रतिपादित किया है अपने विचारों में। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है सामाजिक व्यवस्था। देखिए सामाजिक व्यवस्था पर बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, संक्षेप में करेंगे इसकी चर्चा। सबसे पहली बात तो मनु ने सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है उसको धर्म को माना है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में और आज भी सामाजिक व्यवस्था धर्म आधारित व्यवस्था है। धर्म के नियमों का बड़ा प्रभाव रहा है सामाजिक व्यवस्था पर। धर्म क्या था? धर्म यानी जो वेदों में जो लिखा गया है, स्मृतियों में जो लिखा गया है, वो धर्म था। हमारे यहाँ धर्म को कर्तव्य के रूप में भी देखा गया है। तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसके मानक धर्म द्वारा तय किए गए थे। वो नैतिक आधार था हमारी सामाजिक व्यवस्था का, उसी पर आधारित होनी थी और उस व्यवस्था को बनाए रखना राजा का कर्तव्य था मनु के अनुसार। दूसरी बात यह है कि मनु ने जिस सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों को इसमें बताया गया है। क्या क्या कर्तव्य होंगे उनके, ये बता दिया गया है स्पष्ट रूप से।
उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता ही है 4 वर्ण बताए गए हैं हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके अपने अपने दायित्व हैं। और समाज में ये जो व्यवस्था थी मनु के अनुसार, ये कर्म आधारित व्यवस्था थी, लेकिन कालांतर में ये जन्म आधारित व्यवस्था हो गई, जिसकी वजह से आज हमें इसमें त्रुटियां नज़र आती हैं। अगर ये वह कर्म आधारित व्यवस्था रही होती तो शायद इसमें इतनी बुराइयां नज़र नहीं आती। हालांकि तब भी कुछ समस्याएं इसमें नज़र आती हैं, लेकिन तब भी कुछ हद तक इसको स्वीकार्य माना जा सकता था। लेकिन जन्म आधारित होने के कारण ये व्यवस्था जो है फिर जाति व्यवस्था में बदल गई। तीसरी बात यह है कि वर्णों के मध्य पारस्परिक संबंध की बात की है। मनु ने चारों वर्णों को समाज के लिए उपयोगी माना है, चारों की अलग अलग भूमिका दी है। जैसे हमने बताया आपको, ब्राह्मण का काम अध्ययन का था, शिक्षा देने का था और ज्ञान की खोज करने का था। वो एक तरह से समाज का साइंटिस्ट था, ये मान लीजिए आप। और शिक्षक था, 2 भूमिकाएं उसके पास थी। नया ज्ञान भी उसी को खोजना था और शिक्षा देनी थी, उस ज्ञान का वितरण करना था समाज में, ये उसका काम था। क्षत्रिय को रक्षा करने का काम था, वैश्य को समाज के लिए उत्पादन करने का काम था, शूद्र का काम सेवा करने का था। ये व्यवस्था उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप बनाई गई थी और इनके मध्य पारस्परिक संबंधों का निर्धारण भी किया गया था। चौथी बात, शूद्रों और महिलाओं के प्रति भेदभाव की व्यवस्था मनु ने बताई है। शूद्रों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्त्रियों के बारे में भी ये बात है कि वो मनु का कहना था कि स्त्रियों को जो है घर की 4 दीवारी में रखने की बात थी। एक तरह से वो उनकी स्थिति चूल्हे चौके तक सीमित थी, जैसे अरस्तु ने अपने यहाँ की व्यवस्था में की थी। और मनु ने कहा कि स्त्रियों को जो है बचपन में पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवावस्था में पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यानी उनके लिए स्वतंत्रता नहीं है। एक अन्यत्र मनु ये भी कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है यानी उनका सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यानी एक तरफ वो स्त्री के महत्व को रेखांकित करते हैं समाज के लिए, वहीं दूसरी ओर वो उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ अपना मत रखते हैं। 5वीं बात, आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया है उन्होंने। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आप परिचित होंगे। सबसे पहले जो है शिक्षा प्राप्त करने का जो काल होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये सब चीज़ें आप लोग अन्यत्र भी पढ़ चुके होंगे, तो मैं इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्याय और दंड व्यवस्था की बात है, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो न्याय व्यवस्था की चर्चा हम करते हैं। देखिए, मनु ने शासक या राज्य का मुख्य दायित्व न्याय करना बताया है। जब हमने राज्य की उत्पत्ति की चर्चा की थी तो मैंने आपसे बताया था कि मनु के अनुसार राज्य की स्थापना इसलिए की गई है या राजा की उत्पत्ति इसलिए हुई है ईश्वर के द्वारा, ताकि वो प्रजा में व्याप्त असुरक्षा की भावना को समाप्त कर सके। यानी राज्य के अभाव में जो प्रजा में असुरक्षा की भावना थी, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य की स्थापना हुई, यानी न्याय करने के लिए राज्य की स्थापना हुई। तो राजा और राज्य का प्रमुख दायित्व है समाज में न्याय की स्थापना करना। अगर कोई राजा न्याय नहीं करता है तो उसका होना निरर्थक है। मत से, न्याय से अगर छुटकारा नहीं दिलाता जनता को राजा, तो राजा का अस्तित्व ही निरर्थक है, राजा की आवश्यकता ही नहीं। फिर क्यों राजा के अधीन रहे जनता? फिर प्रश्न ये उठता है। अगर राजा जनता की, प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता तो वो राजा अनावश्यक है। यहाँ पर कुछ हद तक
मनु के विचार हॉब्स से मिलते नजर आते हैं, जिसने ये कहा था कि, हालांकि अलग संदर्भ में कहा था, उन्होंने समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसने। तो हॉब्स ने कहा था कि शक्ति के बिना समझौता केवल शब्द है, अर्थात राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली होगा राजा तभी जनता के साथ प्रति न्याय कर पाएगा। दूसरी बात, राज्य की जो न्यायिक शक्ति है वो अंतिम रूप में राजा में निहित है। न्यायिक शक्ति का स्रोत भी राजा है। जैसे प्रशासनिक शक्ति का स्रोत राजा था, वैसे न्यायिक शक्ति का स्रोत भी राजा ही है। लेकिन ये राजा की संस्थागत शक्ति है, व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। स्वयं प्रयोग नहीं करेगा वो इसका, सामान्यतया वो इसके लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। अगर न्याय नहीं होता किसी के साथ या अन्याय होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी राजा की है, उसका पाप राजा को मिलता है, 1/4 हिस्सा राजा को पाप मिलता है। लेकिन ये उसकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, उसको ये संस्थागत शक्ति है, न्यायपालिका के माध्यम से उसे इसका प्रयोग करना है। तीसरी बात यह है कि मनु ने राजा की जो दंड देने की शक्ति है, दंड शक्ति है, उसको यम व्रत के रूप में परिभाषित किया है। यम व्रत का मतलब यह है कि जैसे यमराज बिना किसी भेदभाव के, जिसका समय पूरा हो जाता है, उसको लेने आ जाते हैं, वैसे ही राजा को भी बिना किसी पक्षपात के, भेदभाव के, जो अपराधी हो उसको दंडित करना चाहिए। यह है राजा का यम व्रत। चौथी बात यह है कि न्यायिक व्यवस्था धर्म तथा सामाजिक परंपराओं पर आधारित होगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। जो न्याय प्रणाली होगी वो धर्म पर आधारित होगी और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होगी। राजा को, राज्य की स्थापना हमें पता है कि धर्म की स्थापना के लिए हुई है। राज्य का निर्माण या गठन, जो भी कह लीजिए आप, उत्पत्ति, वो धर्म की स्थापना के लिए हुई, यानी धर्म पर आधारित होगी न्यायिक प्रणाली। और दूसरी चीज किस पर आधारित होगी? सामाजिक परंपराओं पर। समाज की अपनी परंपराएं होती हैं, उनको भी राजा को मानना चाहिए न्याय करते समय, ये मनु ने प्रतिपादित किया है। आगे बढ़ते हैं हम। स्लाइड 25। दंड की धारणा। दंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दंड का मतलब राजा की या राज्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वो धर्म की स्थापना करता है, समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। मनु ने दंड के 3 पक्षों, उसका क्षेत्र, औचित्य तथा प्रक्रिया का विवेचन किया है। धर्म के 3 पक्ष कौन से होते हैं? सुधारात्मक, निवारणात्मक और प्रतिशोधात्मक। 3 पक्ष हैं धर्म के, दंड के। उन तीनों का विवेचन किया है। दंड का क्षेत्र, उसका औचित्य, उसकी आवश्यकता क्यों है, और उसकी प्रक्रिया, उसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इन सब पर उसने विचार व्यक्त किए हैं। मनु ने दंड को समाज में शांति और व्यवस्था के आधार के रूप में स्वीकार किया है। दंड के बिना समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। धर्म की स्थापना संभव नहीं है। धर्म तो केवल नैतिक नियम है, क्या सही है क्या गलत है ये बताते हैं, लेकिन लोग उसको मानते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें दंड का भय होता है। तो राजा को दंड के भय उत्पन्न करके धर्म को क्रियान्वित करना चाहिए, धर्म को की स्थापना करनी चाहिए, धर्म के नियमों को लागू करना चाहिए, समाज में शांति और व्यवस्था बनानी चाहिए। मनु ने दंड के नैतिक और व्यावहारिक प्रयोजनों की बात की है। दंड का नैतिक प्रयोजन क्या है? सुधार, अपराधी में सुधार करना। और व्यावहारिक प्रयोजन क्या है? निवारण। तो 3 प्रयोजन जो मैंने आपको बताए थे, सुधारात्मक, निवारणात्मक और प्रतिशोधात्मक,
तो मनु ने दंड के निवारणात्मक और प्रतिकारात्मक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माना है, अधिक बल दिया है। ये तीन पक्ष के सुधारात्मक का मतलब होता है अपराधी के व्यवहार में सुधार किया जाए। दंड क्यों दिया जाए, इसके तीन सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला, अपराधी को सुधारने के लिए, सुधारात्मक प्रयोजन। दूसरा, निवारणात्मक, ताकि दूसरे लोग अपराध न करें। एक अपराधी ने अपराध किया, उसको सजा दे दिया आपने, ताकि जनता में भय व्याप्त हो कि भाई हम भी अपराध करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी। ये निवारणात्मक है। और तीसरा है प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक, अर्थात जिसने अपराध किया उसको सजा दी जाए। तो मनु ने कहीं कहीं जो है अपराधी के हाथ काटने की बात की है। जैसे जिसने अपराध किया कि चोरी की, उसका हाथ काट दो, यानी उसने अपराध किया उससे बदला लेने के लिए। प्रतिशोधात्मक मतलब बदला लेना, अपराधी से बदला लेना। तो ये आधार बताए हैं या प्रयोजन बताए गए दंड के। फिर आगे चलते हैं, हम न्यायपालिका के संगठन की बात करते हैं। न्यायपालिका के संगठन की बात करते हैं हम लोग। राजा न्यायपालिका के औपचारिक अध्यक्ष के रूप में, आपको ये बता चुका हूं मैं आपको। सारी शक्तियां क्योंकि राजा में है, न्याय करने की शक्ति भी राजा में है, तो वो न्यायपालिका का औपचारिक अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं है। उसका काम है न्याय हो प्रजा के साथ, इसकी व्यवस्था करे। वो, उसको न्याय करना नहीं है बल्कि न्याय करवाना है, न्याय हो सके इसकी व्यवस्था करनी है। मनु का कहना है कि न्याय कार्य के लिए, न्याय करने के लिए, यानी विधि विशेषज्ञ न्यायाधीश ब्राह्मणों की नियुक्ति करेगा। विधि के विशेषज्ञ हों, जो कानून उस समय प्रचलित था समाज में, उस कानून के जानने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करे। ब्राह्मण को न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने की बात की उन्होंने। न्यायिक प्रक्रिया में जो है राजा की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो निरीक्षणात्मक भूमिका है। सामान्यतः राजा को हस्तक्षेप नहीं करना है, उसका काम है केवल न्यायाधीश न्याय करता है तो आप देखते रहिए, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उसको रोकिए। आपको न्याय नहीं करना, आपको न्याय करवाना है, इतना ही काम है राजा का। यानी न्याय प्रशासन की देखभाल करना राजा का काम है। न्यायाधीशों की योग्यताओं की भी बात की है मनु ने, और वो योग्यताएं क्या है? वो विधि का विशेषज्ञ हो, चरित्र अच्छा हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, और वो न्याय करने के लिए जो आवश्यक क्षमताएं हैं, जैसे वो जो गवाह है उसकी मनोदशा को समझ सकता हो, उसके चेहरे के हाव भाव से पता लगा सकता हो कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस प्रकार की योग्यताएं मनु ने अपेक्षित है मनु को न्यायाधीश में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। न्याय तथा दंड की बात हम कर रहे हैं, और इसमें दंड निर्धारण और दंड का वर्गीकरण। दंड का निर्धारण कैसे किया जाए और दंड कितने प्रकार के होंगे, इसकी बात अब हम करें। मनु ने दंड प्रक्रिया का विस्तृत चर्चा की है। तो सबसे पहला आधार दंड निर्धारण का अपराध की गुरुता, अपराध कितना बड़ा है उसके आधार पर दंड तय किया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अपराधी तथा पीड़ित का सामाजिक स्तर, अपराध जिसने किया है वो किस वर्ण का है, और अपराध जिसके प्रति किया गया है वो किस वर्ण का है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण ने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है तो सजा बड़ी नहीं होगी, वैश्य ने ब्राह्मण के प्रति किया है तो थोड़ी सजा बड़ी होगी, शूद्र ने किया है तो बहुत बड़ी सजा होगी, ब्राह्मण ने अगर अपराध किया है तो शूद्र के प्रति तो कम सजा होगी। इस प्रकार के कई सारी बातें उसमें बताई गई हैं, जिसको हम आधुनिक व्यवस्था में उचित नहीं मानते। मनु ने यह भी कहा है कि अगर ब्राह्मण अपराधी है और दंड उसका ये है कि उसकी मृत्युदंड दिया जाना है, तो ब्राह्मण को कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। उसको देश निकाला दे दे भले, लेकिन मृत्युदंड न दे, ऐसा मनु ने स्पष्ट किया है।
दंड देते समय अपराधी का मंतव्य भी देखा जाना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या था अपराध करने में, यानी अपराध अज्ञानतावश हो गया, अनजाने में हो गया, या जानबूझ करके किया है, ये देखना चाहिए उसको, और तब दंड के 4 प्रकारों का भी मनु ने उल्लेख किया। वाक दंड, धिक दंड, अर्थदंड, और चौथा भौतिक दंड। जैसा अपराध उस प्रकार का दंड दिया जाए, ये मनु ने बताया है। तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे एक अंतिम टॉपिक हमारा रह गया है इसमें, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन या परराष्ट्र संबंध। उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।